अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मेरा आज का टॉपिक जो है वो बच्चादानी में पानी की थैलियों का होना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चादानी में पानी की थैलियां जो है वो क्यों हो जाती हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अक़साम क्या है, मरीज़ को तकलीफ़ क्या होती है, आपने इन थैलियों की डायग्नोसिस कैसे करनी है, और इसके साथ-साथ आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं और आपने किस वक़्त में इसकी ट्रीटमेंट करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाज़ औक़ात हमें इसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती और हमें सिर्फ़ वेट एंड वॉच करना होता है और ये खुद ब खुद डिज़ॉल्व हो जाती हैं या लीक होके हमारी पेरिटोनियल कैविटी में या एब्डोमेन में ये गायब हो जाती हैं और इसका कोई और प्रॉब्लम या नुकसान जो है वो नहीं होता। ये तमाम पॉइंट इस वीडियो में शामिल हैं, तो आइए ये वीडियो देखें आप। बच्चेदानी की रसोलियाँ ज़्यादातर उन लोगों में होती हैं, उन ख़वातीन में होती हैं जिनमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मली ख़वातीन के 2 हार्मोन्स हैं, इसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो मेंसेस साइकिल है, ये कंटिन्यू रहता है और बच्चेदानी में जो है ओवरीज़ में जो है वो फॉलिकल्स बनते रहते हैं। कभी-कभी ये फॉलिकल इनलार्ज होकर सिस्ट बन जाते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में जो है पानी की थैलियाँ कहते हैं। इसकी जो एज ग्रुप है वो 15 से 50 साल के दौरान ये ख़वातीन में जो है होती रहती हैं। ये एक प्रोसेस है। ख़वातीन में जो इन थैलियों के बनने का जो पीरियड है वो 15 साल से 50 साल के दरमियान जो है ये होता है। और ये जो सिस्ट हैं, ये हम इनको 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसे हम सिंपल सिस्ट कहते हैं, इंतहाई कॉमन है और इसको जो है अल्ट्रासाउंड पे पिक कर लिया जाता है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स या पेचीदगी नहीं होती और इसका साइज़ जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर तक जो है हो सकता है। तो इसमें किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट जो है वो ऑफ़र नहीं की जाती। इसे वेट एंड वॉच के रूल पर रखा जाता है और फिर हम जो है इसको 6 महीने बाद 4 से 6 महीने के बाद दोबारा जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो ये उस वक़्त तक गायब हो चुकी होती हैं। मुख्तलिफ़ पेशेंट जो हैं इसमें एक बड़ा कंसर्न शो करते हैं कि ये कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन यहाँ फिर आपको बताता चलूँ, अगर अल्ट्रासाउंड पे ये लेबल हो गया कि ये सिंपल सिस्ट है और इसका साइज़ जो है बतदरीज 4 से 6 महीने के दौरान इंक्रीज़ नहीं हुआ और अक्सर 4 से 6 महीने में ये गायब हो जाती हैं, तो इसमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक दूसरी सिस्ट का ताल्लुक है, इसे हम कहते हैं हेमोरेजिक सिस्ट। हेमोरेजिक सिस्ट ऐसा है जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर ब्लड जमा हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा-सा खून शामिल हो जाता है, मरीज़ को बसा औक़ात पेन होता है और अगेन अगर इसका साइज़ जो है वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम मरीज़ को कहते हैं आप इंतज़ार करें और 4 से 6 महीने के दौरान हम इसकी जो है वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड पे हमें मालूम हो जाता है कि ये अपनी साइज़ से ज़्यादा भी नहीं हुई और बाज़ औक़ात ये गायब हो जाती है। अगर पेन है तो पेन किलर दे दिए जाते हैं या फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा ली जाती हैं ताकि मरीज़ में जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन ना बने और उसमें कोई इन्फेक्शन जो है वो ना हो। जहाँ तक जो तीसरी किस्म है, उसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियोमा या इसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट इसलिए कि ये ब्राउन कलर की होती है और बाज़ मरीज़ों में काफ़ी इसमें पेन होता है, तकलीफ़देह होती है, तो एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स जो है वो इस्तेमाल कराए जाते हैं। लेकिन अगर ये 6 महीनों से ज़्यादा बरकरार रहे, तो हम फिर ऐसी सूरत में इसको जो है रिमूव कर देते हैं और सर्जिकल का ऑप्शन जो है वो दे दिया जाता है। जहाँ तक 5वीं सिस्ट का ताल्लुक है, इसको हम कहते हैं डर्मॉइड सिस्ट। याद रखें कि डर्मॉइड सिस्ट जो है ये बिनाइन सिस्ट है। मेडिकल में इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इसे बिनाइन टेराटोमा कहते हैं। ये पैदाइश के वक़्त से होती है लेकिन उस वक़्त इसकी प्रेज़ेंटेशन नहीं होती, 15 साल के बाद इसकी प्रेज़ेंटेशन शुरू होती है और इसके अंदर कुछ दाँतों के पार्टिकल होंगे या बाल होंगे या इसके अंदर कुछ बोन्स के फ्रैगमेंट्स हमें नज़र आ सकते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़ी तकलीफ़देह होती है, पेनफुल होती है, ऐसी सूरत में इसको जो है वो रिमूव कर देना बेहतर होता है। अगेन इसका रिमूवल जो है साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर
साइज़ में छोटी है तब तक जो है इसको एनाल्जेसिक और दर्दों की दवाई देकर रोक के रखा जाता है। लेकिन अगर इसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी सूरत में फिर इसकी सर्जरी कराना ज़रूरी होती है। और जो 5वां सिस्ट है उसको हम मैलिग्नेंट सिस्ट कहते हैं, कैंसर का सिस्ट कहते हैं। ऐसे नाम से ज़ाहिर है कैंसर का अगर सिस्ट है तो इसको हर सूरत में जो है वो रिमूव करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये 5 तरह की जो क्लासिफ़िकेशंस हैं, जो कि अगर आपको रिपोर्ट पर ये नाम नज़र आ जाएँ तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपका ज़हन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमें इसके लिए कितना इंतज़ार करना है, हमें कब दोबारा अल्ट्रासाउंड करना है और हमें किस वक़्त जो है वो सर्जरी जो है वो ऑप्ट करनी है। जहाँ तक इस पानी की थैलियों की अलामात का ताल्लुक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन-सी टाइप की जो है वो रसोली है और उसका साइज़ कितना है। लेकिन जनरली ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में पिक हो गया कि इसको जो है पानी की रसोली है और आपको इसके लिए जो है वही वेट एंड वॉच का रूल इख्तियार करना होता है कि 4 से 6 महीनों के दरमियान आप अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाते हैं और आप देखते हैं कि ये रसोली जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। कुछ मरीज़ों में जो है वो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, उनको दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में अगर साइज़ रसोली का इस थैली का कम है, तो आप उसको एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक दे देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और मरीज़ का दर्द जो है वो उसको दर्द से आराम रहे। तीसरी कंडीशन ऐसी है कि बाज़ औक़ात अगर इसका साइज़ बड़ा है तो मरीज़ को पेशाब करने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ये ब्लैडर को कंप्रेस कर रहा होता है या मरीज़ को पाख़ाना करने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्रेस कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने फिर डिसाइड करना है कि इसकी सर्जरी जो है हो जानी चाहिए क्योंकि इसकी ये 2 सिम्पटम्स कंप्रेशन सिम्पटम्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। और चौथी अलामत ये है कि बाज़ औक़ात जो ख़वातीन फैमिली वे पे जाना चाहें या कंसीव करना चाहें या वो चाहती हैं कि उनको हमल ठहर जाए, तो उस सूरत में भी ये थैली जो है वो कभी-कभी इंटरफेयर करती है। अगर ये कंडीशन हो, तो फिर इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है ताकि पेशेंट जो है वो कंसीव कर सके और पेशेंट की जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो हो सके। अब जहाँ तक इसकी डायग्नोसिस का ताल्लुक है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे बेहतरीन मॉडलिटी जो है वो अल्ट्रासाउंड है। हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उससे हमारे सामने ये क्लियर पिक्चर आ जाती है कि ये जो थैली है, पानी की थैली है, इसका साइज़ कितना है और ये कौन-सी टाइप की है। कभी-कभी अगर हमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर जो है बैरूनी अल्ट्रासाउंड पर ये मालूमात हासिल ना हो रही हों, तो हम अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसे ट्रांसवेजाइनल स्कैन कहते हैं और ट्रांसवेजाइनल स्कैन में जो है हमें क्लियरली नज़र आ जाता है कि ये जो है सिंपल सिस्ट है, ये हेमोरेजिक सिस्ट है या ये एंडोमेट्रियोमा है या ये डर्मोइड सिस्ट है या इसके अंदर कोई मैलिग्नेंसी की जो है वो सेल जो हैं वो मौजूद हैं या इसकी शक्ल जो है मैलिग्नेंट या कैंसर की तरह नज़र आ रही है। तो फिर दूसरी सूरत में हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट हो जाए कि बॉडी के अंदर कोई जो है कैंसर का प्रोसेस तो जारी नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का जो है मेथड करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो सर्जरी का ऑप्शन आता है या हम उसे इन शॉर्ट वर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन कहते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि हम बेहतर है कि वेट एंड वॉच रूल रखते हैं और 4 से 6 महीनों के दौरान हम जो है मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। मोस्टली ये थैलियाँ जो है खुद ही लीक होकर बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं और ये कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर ऐसी सूरत में हम मरीज़ को एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे देते हैं या पेन किलर दे देते हैं ताकि मरीज़ जो है उस वक़्त तक ये दवाई यूज़ कर ले कि एक तो इन्फेक्शन उसको ना हो और दूसरा ये कि जब तक ये रसोली डिज़ॉल्व नहीं हो जाती। अगर ये दोनों चीज़ें जो है नहीं होती और 6 महीने तक मरीज़ में पेन भी है और उस रसोली का साइज़ बतदरीज बढ़ भी रहा है और मरीज़ को पेशाब में भी तकलीफ़ होती है या मरीज़ को जो है वो पखाना करने में तकलीफ़ होती है या मरीज़ का जो है वो हमल नहीं ठहर रहा, तो ऐसी सूरत में हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी सर्जरी हो जाए और सर्जरी के लिए जो बेहतर तरीका ये है कि वो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो जाती है। आप वो ऑप्ट करते हैं, उसमें ये होता है कि मरीज़ का जो एक्सटर्नल वुंड है या बाहर से जो ज़ख़म है वो बहुत थोड़ा होता है, वो बड़े जल्दी हील हो जाता है
और जो ये थैली है ये भी ख़त्म हो जाती है, या फिर इन अदर वर्ड हमें ओपन एक्सीजन देकर ये जो थैली है ये रिमूव कर देते हैं हम लोग। ये तमाम इस वीडियो में आपको उसकी टाइप, अक़साम, उसकी डायग्नोसिस सारी जो है वो क्लियर कर दी गई। और एट द एंड मैं आपको फिर भी ये बात कहूँगा कि पानी की थैलियाँ जो हैं ये 95% तक जो है बिनाइन होती हैं। बिनाइन का मतलब नॉन कैंसरस होती हैं, इसमें कैंसर का कोई शुबा नहीं होता। ज़्यादातर मरीज़ को जो प्रॉब्लम होती है वो मतलब है उस वो ये कंसिडर कर लेता है कि शायद बहुत ख़तरनाक चीज़ चल रही है और ये बहुत मसला होता है। तो इसको रिलैक्स करने के लिए जो है आप इस तरह की ये वीडियो ज़रूर देख लें, मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल कर लें, अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर लें। तो मैं यकीन रखता हूँ कि किसी हद तक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकें कि आप कौन-सी स्टेज पे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो अगर कोई आपको इससे रिलेटेड मालूमात हासिल करनी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ये नीचे जो है इसमें आप कमेंट कर दें और मैं आपकी मैसेज को जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। किसी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।